CBSE 25 का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, ये सेट 3 का क्वेश्चन है, MCQ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम पावर P इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी द पावर कंज्यूमशन विल बी। तो हमें इसमें क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है, एक हमारे पास मान लीजिए वायर है जिसकी लेंथ है, इसको स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया कितनी लेंथ तक, 2L तक, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अगर इस वायर को अगर सेम बैटरी से लगाते हैं तो पावर हमें मिलता है P, तो इस वायर को अगर हम सेम बैटरी से लगाएंगे तो हमें कितना पावर मिलेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली चाहिए कि हमें इसका रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, R डैश चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, रो L बाय A, ठीक है। तो R डैश कितना हो जाएगा, रो L डैश बाय A डैश, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया A डैश और इसका एरिया A। तो हम जानते हैं कि इस वायर को स्ट्रेच करने पे वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, तो इनिशियल वॉल्यूम भी होगा, फाइनल वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू में एरिया, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ 2L इंटू में एरिया हो जाएगा A डैश। तो A डैश कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया का हाफ, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो R डैश बाय R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L डैश A डैश A बाय L। तो लेंथ है हमारा 2L, A डैश है कितना, A बाय 2, एरिया A और लेंथ है L, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 4R, ठीक है। तो जो नया वायर बना है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4R। चलिए पावर क्या होता है, पावर होता है V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R। तो P डैश क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R डैश, क्योंकि सेम वोल्टेज से कनेक्ट किया है ना। तो P डैश बाय P कितना हो जाएगा, R बाय R डैश, ये हो गया R और R डैश की वैल्यू है 4R। तो P डैश कितना हो जाएगा, P बाय 4, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकली हेल्ड बार मैग्नेट इज ड्रॉप अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉपर रिंग हैविंग कट एंड शोन इन द डायग्राम, द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट इज, ठीक है। तो एक मैग्नेट है जिसे फॉल कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो मैग्नेट है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, G से कम होगा, G से ज़्यादा होगा, या फिर G होगा। तो चलिए चेक करते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये रिंग कंप्लीट होता है ना, तो एक अगर ऐसे बार मैग्नेट गिरता है जिसका नॉर्थ ईयर है साउथ ईयर है, तो जैसे जैसे बार मैग्नेट पास आएगा तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स जो चेंज होता है, फ्लक्स का जो चेंज होता है उसको अपोज करता है ना। तो अपोज करने के लिए क्या करता है, ये एक इसमें लूप में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और करंट फ्लो होने की वजह से इसकी जो पोलैरिटी होती है कुछ ऐसी हो जाती है कि नॉर्थ पोल को क्या करे, रिपेल करे, ठीक है, नॉर्थ पोल को क्या करे, रिपेल। तो अब हमारे क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये रिंग ही है, लेकिन यहाँ पे रिंग जो है यहाँ से कटा हुआ है। रिंग कैसे है, यहाँ पे कटा हुआ है, कुछ इस तरीके से रिंग है, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग है। तो जब ये यहाँ से मैग्नेट जब गिरेगा, ये जिसका नॉर्थ या साउथ ही है, तो यहाँ पे फ्लक्स तो चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, तो लेंज लॉ अगर लगाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे तो लेंज लॉ क्या होना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अपोज करने के लिए इसमें सर्किट में करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन सर्किट तो इनकम्प्लीट है, तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। तो करंट जब फ्लो ही नहीं होगा तो EMF भी कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, नो EMF प्रोड्यूस। और EMF प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसके पास कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी जिसकी वजह से ये इस मैग्नेट को अपोज कर सके। तो ये मैग्नेट कैसे गिरेगा, फ्रीली। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, G के बराबर। ये MCQ का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर, करंट कितना है हमारा 2 एम्पियर इन द x डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, x पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब I डायरेक्शन में, एलोंग इट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, 0.6J प्लस 0.8 K टेस्ला इज स्विच ऑन इन द रीजन द फोर्स एक्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज, ठीक है। तो अगर वायर की लेंथ देखिए 10 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना लगता है, फोर्स की वैल्यू होती है करंट लेंथ क्रॉस इंटू में लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करंट कितना हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, जो वायर की जो लेंथ है, जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट जो होता है वायर में ही फ्लो करता है ना, तो जो वायर के लेंथ
जिस डायरेक्शन में वायर की लेंथ होगी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मैं बोल सकता हूँ जो लेंथ जो है वो किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 आई कैप। इसको क्रॉस करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप। ठीक है, तो चलिए क्रॉस करते हैं। ये हो जाएगा 2, 0.1 इंटू में 0.6, ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, और ये हो जाएगा इधर 0.1 इंटू में 0.8, ये हो जाएगा आई क्रॉस के। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसे हम, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.06 आई क्रॉस जे होता है हमारा के, और ये हो जाएगा 0.08 और आई क्रॉस के होता है हमारा माइनस का जे। तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.12 के कैप माइनस 0.16 जे कैप। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। क्या ऑप्शन में है हमारे 0.12 के कैप माइनस 0.16 जे कैप न्यूटन। तो मेरे ख्याल से तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन AC source is connected to a resistor and inductor in series. The voltage across the resistor and inductor are 8 volt and 6 volt respectively. The voltage of the source. ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक LR सर्किट में ये होता है VR और ये होता है VL। ठीक है, तो हम जानते हैं कि VR और VL के बीच में फेस कितना होता है, 90 डिग्री है ना। फेस कितना होता है, 90 डिग्री। तो नेट सोर्स वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। VR कितना है हमारे पास, VR दे रखा हमें 8 वोल्ट, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36, तो V कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हमारा सोर्स वोल्टेज होगा 10 वोल्ट। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, a proton and alpha particle enter with same velocity in a uniform magnetic field B such that velocity और magnetic field क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है। the ratio of their radii will be। ठीक है, तो जब जानते हैं कि जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में क्या होता है, जो फोर्स जो होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वही क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है ना। तो सेंट्रीपिटल होता है mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है चार्ज वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाता है mv²/r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, mv/में qb। ठीक है, तो चलिए रेशो लेते हैं। तो हमें किस किस का रेशो पूछा है, प्रोटोन द रेशो ऑफ देयर पाथ, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल का। तो रेडियस ऑफ प्रोटोन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। हम जानते हैं कि जो प्रोटोन का मास होता है वो mp लिख देते हैं हम, और प्रोटोन का चार्ज जो होता है उसे qp लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना उस पर 2 यूनिट चार्ज होता है। कितना होता है, 2 यूनिट चार्ज। तो 2 यूनिट चार्ज होता है तो इसे लिख सकते हैं q टाइम्स ऑफ qp, और जो मास होता है वो प्रोटोन का कितना होता है, 4 टाइम्स, तो मास ऑफ प्रोटोन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। तो rp/r अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या दे रखा है, 2 कोहेरेंट सोर्स, 2 कोहेरेंट वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी I0, दोनों की इंटेंसिटी I0 दे रखा है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, द एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज। तो हम जानते हैं कि जब 2 वेव इंटरफेयर करती हैं तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, I1 I2 प्लस 2 I1 I2 cos del phi। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों की इंटेंसिटी इक्वल दे रखी है, I0 2 जगह I0 का स्क्वायर cos del phi। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 I0 जगह 2 I0 cos del phi। ठीक है, तो एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इधर भी एवरेज ले लेंगे, और 2 I0 cos del phi इधर भी क्या ले लेंगे, एवरेज। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अच्छा कांस्टेंट का एवरेज वही होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 I0 कांस्टेंट तो साइड में रख लूँगा, हो जाएगा cos del phi।
हम जानते हैं कॉस डेट फाई का एवरेज कितना होता है, ये होता है 0। तो आई कितना हो जाएगा 2I0 प्लस 2I0 इंटू में 0। तो एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 2I0। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारे पे क्वेश्चन दिया हुआ है RS एंड RP आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर, ईच ऑफ वैल्यू इज R इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ RS माइनस RP। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास n रेजिस्टेंस है और सबका रेजिस्टेंस कितना है R। जब इन n रेजिस्टेंस को मैंने किस में कनेक्ट किया, सीरीज़ में, तो जो R इक्विवेलेंट आ रहा है उसे मैं RS से दिखा रहा हूँ। वहीं जब इन मैंने n रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में, तो जो R इक्विवेलेंट आ रहा है उसे मैं दिखा रहा हूँ RP से। तो हम जानते हैं कि जब हम n रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो RS जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सबका क्या होता है, सिंपल एडिशन होता है। तो n रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस R है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR, ठीक है। और वहीं हम जानते हैं कि जब हमारे पास n रेजिस्टेंस है, ठीक है, उन सबको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो कैसे लिखूँगा 1/R प्लस 1/R प्लस ये कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक, ठीक है। तो 1/RP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाला सबका एलसीएम हो जाएगा R, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कहाँ तक जाएगा n तक। तो 1/RP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/R। तो RP हो जाएगा हमारा R/n, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने RS माइनस RP पूछा है। तो RS माइनस RP कितना हो जाएगा, RS है हमारा NR और RP हमारा R/n। यहाँ से R कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा n माइनस 1/n। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा n² माइनस 1 डिवाइड बाय n। ये है हमारे पास Rn² माइनस 1 डिवाइड बाय n। ये क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ डिजायर रेंज बाय कनेक्टिंग, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस क्या करें, लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर किसकी तरह एक्ट करने लगता है, एमीटर की तरह, ठीक है। तो इसको हम एमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इनसाइड अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो हमें बताने चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो न्यूक्लियर फोर्स में हम जानते हैं ये जो होता है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। ये फोर्स होता है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज पर जब डिपेंड नहीं कर रहा तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन सबका जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। न्यूक्लियर फोर्स होगा इन सब पे क्या लगेगा, बराबर। इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा उस सब की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में दे रखा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इच, ठीक है। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है ये होता है h बाय मोमेंटम, ठीक है। तो हम जानते हैं p² बाय होता है 2m हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2m k। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा h डिवाइड बाय में 2m k। चलिए सारी वैल्यूज रखते हैं। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 रूट 2। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg इंटू में काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू में 9.1 इंटू में 5 इंटू में 1.6। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 145.6, ठीक है। इंटू में ये पावर जाएगी माइनस का 50, ठीक है। तो 140 जो 5 होता है 145.6, ये इसका रूट जो है 12 के आसपास आ रहा है ना। 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो उसी के आसपास है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये बाहर आ जाएगा तो इसे 12 लिख सकता हूँ। 12.0 कुछ होगा लेकिन 12 लिख देते हैं। इंटू में 10 की पावर माइनस का 25।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे आता है मेरा 0.55 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो हो जाएगा 0.55 नैनोमीटर। ठीक है, तो है हमारा ऑप्शन यस 0। ठीक है, मैग्नेट क्वेश्चन है क्या, पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, a piece of diamagnetic material free to move when placed in uniform magnetic field। ठीक है, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को, तो ये जो होते हैं जो स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में रखने पे इन्हें ये स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड है हमें यूनिफॉर्म दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में बताना है कि मोमेंटम ऑफ ए फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मोमेंटम इनटू में सी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय सी। एनर्जी कितना होता है, एच न्यू बाय सी। एच कितना दे रखा है, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸। तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13.2 इंटू 10⁻। ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और ये जो 8 जो है ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻8, तो हो जाएगा 13.2 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं 1.32 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू।